दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। इसके साथ ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को समझते हुए चैप्टर के सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यह बताया गया है कि पैसे कमाने के पर्पज से लोगों के द्वारा जो अलग अलग काम किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। इन एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, जिसे सेक्टर्स भी कहा जाता है। और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेनली 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में उन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जिसमें प्रोडक्शन के लिए इंसान मेनली नेचर पर डिपेंड होता है। जैसे खेती के लिए किसानों को रेनफॉल, सनलाइट और क्लाइमेट पर डिपेंड होना पड़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड होना पड़ता है। और मिनरल्स जैसे नेचुरल प्रोडक्ट तो नेचर को एक्सप्लॉइट करके ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन की इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह दूसरे प्रोडक्ट्स का बेस है, और सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर इसी पर डिपेंड है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जिसके जरिए नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी चीजें बनाई जाती है। जैसे शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है और शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके चीनी या गुड़ बनाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी का इस्तेमाल करके ईंट बनाया जाता है और इन ईंटों की मदद से बिल्डिंग्स बनाई जाती है। चूंकि सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में शामिल एक्टिविटीज के अलावे बाकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टर्शियरी सेक्टर में शामिल किया गया है। मतलब टर्शियरी सेक्टर में उन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जिसकी मदद से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। चूंकि टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि सर्विसेज के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प की जाती है, इस वजह से टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब आइए चैप्टर के दूसरे यूनिट में इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हुए जीडीपी के बारे में समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से यह पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, क्योंकि किसी देश के तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को जोड़कर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि जीडीपी में सिर्फ उन्हीं गुड्स या सर्विसेज के वैल्यू को ऐड किया जाता है जिसका प्रोडक्शन देश के अंदर होता है। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी देश के बाहर किसी दूसरे देश में गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसके प्रोडक्शन को इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है। जैसे अगर किसी फार्मर ने गेहूं उपजाई, फिर उससे आटा बनाया और फाइनली उस आटे से बिस्कुट बनाया गया, तो जीडीपी में गेहूं या आटे की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि बिस्कुट की कॉस्ट में आटा और गेहूं की वैल्यू इंक्लूडेड है। आज से सैकड़ों साल पहले जब कंट्रीज इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता था और ज्यादातर लोग उसी सेक्टर में काम किया करते थे। लंबे समय बाद मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी और इन फैक्ट्रीज में लोगों को रोजगार मिलने लगा। फैक्ट्रीज में ज्यादा सामान बनने की वजह से सामान सस्ती होने लगी एंड सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर। लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सभी डेवलप्ड देशों में टर्शियरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर बन चुका है, जिसे आप एनसीईआरटी बुक के इस ग्राफ से क्लियरली समझ सकते हो। इस ग्राफ में 1973-74 के टाइम पर डिफरेंट सेक्टर्स के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 2013-14 के कंट्रीब्यूशन से कंपेयर किया गया है और इस ग्राफ में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बाकी दोनों सेक्टर्स की तुलना में काफी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर टर्शियरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका है। नंबर 1, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट के साथ ही हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जैसी सर्विसेज की जरूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सर्विसेज के एक्सपेंशन की वजह से सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। नंबर 2, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ की वजह से गुड्स को ट्रांसपोर्ट
ट्रेड और स्टोर करने के लिए सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं और सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। नंबर 4, पिछले कुछ समय से टेक्नोलॉजी बेस्ड नई तरीके की सर्विसेज इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं और ऐसी सर्विसेज का प्रोडक्शन भी काफ़ी तेजी से हो रहा है। जैसे अभी एकेडमिक फंडा के इस वीडियो का प्रोडक्शन भी तो सर्विस सेक्टर के अंदर ही आएगा, है ना। सर्विस सेक्टर के इस ग्रोथ के बावजूद इस सेक्टर में काम करने वाले कई छोटे दुकानदार, ड्राइवर्स और रिपेयरिंग वर्कर्स अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई स्किल लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। अभी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाला ग्राफ आपने देखा उसे इस ग्राफ से कंपेयर करो। 1970s में जब प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम था, तब उस समय 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम किया करते थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जब टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बावजूद इसके टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या प्राइमरी सेक्टर से काफ़ी कम है। और इसके पीछे की वजह यह है कि प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले बहुत से लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? तो लक्ष्मी नाम की एक किसान है जो 2 हेक्टेयर जमीन पर खेती करती है। लक्ष्मी के परिवार के 5 लोग पूरे साल इसी खेत में काम करते हैं और कहीं दूसरी जगह काम पर नहीं जाते। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 5 में से 2 लोग किसी दूसरी जगह काम करने लगे तो भी खेती पर कोई असर नहीं होगा और फसल उतना ही होगा। मतलब फार्मिंग में इन्वॉल्व उन 5 फैमिली मेंबर्स में ना तो कोई पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है और ना ही कोई अनएम्प्लॉयड है। नीति आयोग की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती हैं। सिमिलरली हेल्थ प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए सभी सेक्टर्स में रिक्वायर्ड जॉब पोस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा और लोगों को रोजगार देना होगा। देश के हर स्टेट में टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और आईटी जैसे सर्विस के इंक्रीज होने का पोटेंशियल है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो हर साल 35 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ईयर 2005 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अनुसार हर वो इंसान जो काम करने में एबल है और जिसे काम की जरूरत है उसके लिए सरकार ने साल में 100 दिन गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी। और अगर गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार नहीं दिला पा रही है तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज प्रोवाइड करने होंगे। अब आइए चैप्टर के अगले यूनिट में समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सर्विसेज को शामिल किया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है और जिसमें सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लिमिटेड टाइम की ड्यूटी मिलती है और ड्यूटी से ज़्यादा वर्क करने पर ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का रूल्स या रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती और कभी भी काम से निकाला जा सकता है। मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती। जैसे जो लेबर होते हैं उन्हें लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार बस कुछ ही दिनों के लिए हायर करते हैं, जैसे ही ज़रूरत पूरा होता है लेबर अनएम्प्लॉयड। अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मोस्टली लोग छोटी इंडस्ट्री में वर्कर के रूप में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन के काम में कैजुअल वर्कर के रूप में काम करते हैं या फिर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में वर्क करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज में इस सेक्टर में काम करने वाले मोस्टली लोग एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में वर्क करते हैं और इन दोनों एरियाज के कैजुअल वर्कर्स को गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मोस्टली लोग SC, ST या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जिस वजह से इन लोगों को कम पे तो किया ही जाता है लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है। अब आइए चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में ऑनरशिप के आधार पर
सेक्टर्स के डिवीजन यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पब्लिक सेक्टर में मोस्टली एसेट्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे इंडियन रेलवेज और पोस्ट ऑफिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वहीं दूसरी तरफ टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में शामिल है क्योंकि इन्हें प्राइवेटली ओन किया जाता है। इन दोनों सेक्टर्स में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ इनकम को ध्यान में रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर का एकमात्र पर्पस मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं है। क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स से फेयर प्राइस पर व्हीट और राइस बाई करती है और फेयर प्राइस पर खरीदे हुए इन गेहूं और चावल को काफी लोअर प्राइस में राशन के थ्रू गरीब लोगों को सेल करती है और बीच में जो नुकसान होता है वो सरकार उठाती है। हेल्थ और एजुकेशन जैसी मैंडेटरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है और उसके लिए भी पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटीज अवेलेबल है। खैर ये अलग बात है कि पब्लिक सेक्टर में अच्छी फैसिलिटीज ना होने की वजह से मोस्टली लोग हेल्थ और एजुकेशन के मामले में प्राइवेट सेक्टर्स ही प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स क्लास 10th के 2nd चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के उन सभी टॉपिक्स के बारे में जाना जिसका जिक्र आपके एनसीईआरटी बुक में किया गया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताओ। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय